हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो बच्चों, आज हम जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो काफी अच्छे नंबर का है और वहां से हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर एकत्रित कर लिए हैं और आज हम इनको बड़े ही डिटेल से करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ और इनको सीखते चलिए और साथ में इनकी प्रिपरेशन अभी के भी कर लीजिए ताकि बाद में कोई डाउट यहां से बचे ही ना। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है और किसी लेंस की आवर्धन क्षमता, किस लेंस की आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम होती है। यहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए हमें, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो बेटा किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। फोकस दूरी होती है अनंत। किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और किस लेंस की आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है। जब भी 1 से कम आवर्धन क्षमता के बारे में पूछे तो आवर्धनता 1 से कम जिस लेंस की होती है वो लेंस होता है बेटा अवतल लेंस। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चन यहां से आएंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और वो लेंस अवतल लेंस होता है जिसका आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना, प्रकाश के अपवर्तन का कारण बताइए। बेटा इसका वन लाइनर जो क्वेश्चन है, इसका अपवर्तन का कारण होता है, अपवर्तन कब होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो या तो सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या फिर सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाती है और दोनों ही केस के अंदर प्रकाश की चाल बदल जाती है ना। तो प्रकाश की चाल बदलने को हम क्या कहेंगे कि विभिन्न माध्यमों में चाहे से वो कितने ही माध्यमों से होकर आए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की भिन्न भिन्न चाल प्रकाश का अपवर्तन का कारण होती है। अपवर्तन का कारण क्या लिखोगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की भिन्न भिन्न चाल। दूसरा क्वेश्चन बेटा इसी में पूछा गया है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में मरीचिका दिखाई देती है। पहले हम पता करते हैं मरीचिका क्या होती है। कहीं जाते रहते हो तुम रास्ते में गर्मियों के दिनों में और दिखाई पड़ता है कि सामने पानी सा भरा है सड़क पे, लेकिन हम जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं फिर हमें दिखा देता है यहां तो पानी नहीं है, पानी कहां गया यहाँ पे। तो वो हमें क्या हो जाता है, दृष्टिभ्रम हो जाता है। एक्चुअल में वहां पे कोई पानी नहीं होता है। तो होता क्या है कि वहां पर एक घटना होती है बच्चों और वो घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल या सरल, दोनों एक ही है, विरल या सरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इस कंडीशन में एक घटना घटित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें भी पूछ सकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहली शर्त तो यह है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से सरल या विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। पहली तो यह शर्त हो गई। और दूसरी यह है कि आपतन कोण का मान ज्यादा होना चाहिए। कौन से कोण से, क्रांतिक कोण से। तो यहां पे दो क्वेश्चन तैयार हो गए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें और एक अपना मृग मरीचिका जो दृष्टिभ्रम हो जाता है मरीचिका का, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। एक और है बेटा, उस सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु कार्य करते हैं। तो प्रकाशिक तंतु भी किस पर कार्य करते हैं, वो सिद्धांत भी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक और घटना है और वो है हीरे का चमकना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 3 घटनाएं हो गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हो गई। 4 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए हैं। हीरे का चमकना या फिर मरीचिका का दिखाई देना या फिर प्रकाशिक तंतु जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है बेटा, और बस हो गए इनके। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि समान आपतन कोणों के लिए 3 माध्यम है ए बी सी और उनके अपवर्तन कोण क्रमशः हमें दिए गए हैं 15 डिग्री, 25 डिग्री और 35 डिग्री। किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। तो बच्चों सबके लिए हमें दिया गया है आई ए यानी कि आपतन कोण ए, बी और आपतन कोण सी, तीनों कोणों के मान बराबर दिए गए हैं। जबकि तीनों के लिए अपवर्तन कोण अलग अलग दिए गए हैं। आर ए बराबर दिया गया है 15 डिग्री, आर बी बराबर दिया गया है 25 डिग्री और आर सी बराबर दिया गया है बेटा 35 डिग्री। तीनों के लिए अपवर्तन कोण अलग अलग दिए गए हैं। और हम क्या जानते हैं, एक संबंध पता करो कि अपवर्तनांक जो होता है वो होता है स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर। ये स्नेल का नियम है, यानी कि अपवर्तन का दूसरा नियम है।
इसी प्रकार एक अपवर्तन का और सूत्र होता है माध्यम के वेग के लिए c/v। इन दोनों से हम जो संबंध निकाल सकते हैं वो ये हो गया बेटा साइन आई अपॉन साइन आर, किसके बराबर हो जाएगा c/v के। और हम क्या जानते हैं c क्या होता है, c प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो c भी नियत है और i भी सबके बराबर है, c भी नियत है i भी नियत है। तो हमारा जो v है वो डिपेंड करेगा किसके मान पर, साइन r के मान पर। अपवर्तन कोण का मान ज्यादा, अगर r का मान ज्यादा तो v का मान भी ज्यादा। तो r का मान किसके लिए ज्यादा है, r c के लिए ज्यादा है, तो इसका मान वेग अधिकतम होगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, न्यूनतम। तो न्यूनतम होगा बच्चों जिसके लिए RA का मान न्यूनतम है, उसके लिए V का मान भी न्यूनतम हो जाएगा। इसीलिए RA यानी कि 15 डिग्री के लिए, 15 डिग्री के लिए वेग न्यूनतम होगा। किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा A माध्यम में, A माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रिज्म में न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण के मध्य यही संबंध होता है बेटा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण I बराबर कोण E, कोण I बराबर कोण E, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है ना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस है और एक अपसारी लेंस है, इन दोनों को समाक्षतः एक संपर्क में रख देंगे तो लेंस की फोकस दूरियां क्या हो जाएगी, संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी यदि दोनों की फोकस दूरियां समान है। हमें दिया गया है बच्चों f1 दोनों की फोकस दूरियां और f2 बराबर है और उनको हम मान लेते हैं f। दोनों की फोकस दूरियां समान है और यदि हम इनको एक अक्ष पर संयोजन में समान रूप से रख दे, देखो ये तो हो गया हमारा उत्तल लेंस और इसके साथ में हमने कौन सा लेंस रख दिया, अवतल लेंस। यानी कि एक तो अभिसारी लेंस और एक अपसारी लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है। तो फोकस दूरी के संयोजन के सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। हम एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी नेगेटिव। तो यहां से हम रखते हैं 1/f इज इक्वल टू f1 और f2 का मान f ही रख लेते हैं, तो ये तो प्लस का 1/f हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1/f। यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से हमें मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू 0 और f इज इक्वल टू 1/0 और 1/0 को हम क्या बोलते हैं, अनंत। अतः संयोजन की कुल फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, अनंत। तो ये कैलकुलेशन करके बताना है कि अनंत कैसे होती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देने का कारण है। तो वैसे तो लाल रंग का विचलन काफी कम होता है, इसीलिए सूर्य हमें लाल दिखाई देता है सूर्योदय के, लेकिन वो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण है, एक ही कारण है इसका, कारण लिख देना इसका, वर्ण विक्षेपण है ना, ये कारण करके आ जाना इसका, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष दिखाई देने के कारण बताइए। तो बच्चों इंद्रधनुष दिखाई देने के 3 कारण होते हैं और तीनों रटी लेने हैं एकदम से। पहला होता है वर्ण विक्षेपण, यही होता है जो अभी अभी पढ़ा है ना हमने, वर्ण विक्षेपण। दूसरा होता है अपवर्तन या द्वि अपवर्तन, दोनों लिख सकते हो। और तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इंद्रधनुष दिखाई देने के 3 कारण हो गए, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। गलती मत करके आना इसमें। और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं पूछता है, सिर्फ वर्ण विक्षेपण दे रखा हो अगर ऑप्शंस में, तो वर्ण विक्षेपण भी करके आ जाना। अगर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो और बाकी और अन्य चीजें दी गई हो तो वर्ण विक्षेपण करके आ जाना। वर्ण विक्षेपण को वर्ण विप्तन भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में वर्ण विप्तन आ जाए तो वो वर्ण विक्षेपण ही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। इसका भी ध्यान रखना है बच्चों, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। पहला तो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। और दूसरा निर्भर करती है प्रकीर्णित करने वाले प्रकाश के कणों, प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर, करने वाले कणों के
आकार पर। पहला तो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर और प्रकीर्णित करने वाले कणों के आकार पर। और इसके लिए एक सूत्र भी है कि ये जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्ब्डा की घात 4 के। और इसे ही रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं, रेले का प्रकीर्णन नियम। तो यहां से एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। रेले का प्रकीर्णन नियम क्या है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता लैम्ब्डा की 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसके अनुसार तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ने पर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता घटती है। अतः प्रकीर्णन होने के लिए कंडीशन यह है कि प्रकाश के प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का ही होना चाहिए। प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का ही होना चाहिए। तो यहां से भी 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। इसी में एक क्वेश्चन पूछा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं, कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं। बेटा हमने जब पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी तो हमने कुछ किया था और वहां पे एक छोटा सा लेंस लिया था और वो था कम फोकस दूरी का, कम फोकस दूरी का कौन सा लेंस लिया था, उत्तल लेंस। तो कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में, उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं, वो भी बहुत छोटा, छोटे द्वारक का, यानी कि फोकस दूरी कम वाला। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, केवल आप देखकर एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी, इसको कहते हैं बेटा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और वो दूरदर्शी हो गई हमारी, हमने जो दूरदर्शी पढ़ी है अपवर्ती दूरदर्शी। तो इनको देख करके हमें अगर ये देखने को मिल जाए तो हम देख करके कैसे पहचानेंगे कि इनमें सूक्ष्मदर्शी कौन सी है और दूरदर्शी कौन सी है। तो सबसे पहले याद करो, जब हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़ी थी तो हमने यहां पर एक छोटा द्वारक का लेंस लगाया था और यहां पर एक बड़े द्वारक का लेंस लगाया था और इसे हमने बोला था अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। और इसे बोला था बेटा हमने नेत्रिका लेंस। और ये कैसा था आकार में, छोटा, और ये आकार में कैसा था, बड़ा। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए कि अभिदृश्यक लेंस छोटा हो, अभिदृश्यक लेंस छोटा हो तो ये कहलाएगी हमारी सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि हमें यहां पर जो अभिदृश्यक लेंस है वो बड़ा मिले और नेत्रिका लेंस क्या मिले, छोटा, ये अब की बार हमारा वही अभिदृश्यक लेंस का काम कर रहा है, लेकिन ये कैसा है, बड़ा, और यहां पर हमारा ये वही हो गया नेत्रिका लेंस और ये कैसा है, आकार में छोटा। तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे दूरदर्शी, दूरदर्शी। तो काफी सिंपल है फंडा, देख करके हम कैसे बता सकते हैं, जिसमें अभिदृश्यक लेंस छोटा है वो यौगिक सूक्ष्मदर्शी और जिसमें अभिदृश्यक लेंस बड़ा है वो दूरदर्शी। तो हम ऐसे देख करके बता सकते हैं, ये एक्सप्लेन भी करके आना है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जिस रंग का प्रिज्म में अपवर्तनांक अधिकतम होगा उसका विचलन भी अधिक होगा। तो विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, हम देखते हैं प्रिज्म से 7 रंग निकलते हैं और 7 रंग कुछ इस प्रकार से होते हैं और सबसे नीचे आता है वॉयलेट कलर, यानी कि इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, विचलन। विचलन ज्यादा होने के कारण सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक यानी कि होता है एनवी का, बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बच्चों बैंगनी रंग का, ये ध्यान रख लेना। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम यानी कि न्यूनतम, सबसे कम होता है एनआर यानी कि लाल रंग का। तो सबसे कम तो लाल रंग का, तो न्यूनतम तो हो गया बच्चों अपना लाल रंग और अधिकतम हो गया बच्चों अपना बैंगनी रंग, अधिकतम हो गया बैंगनी, ठीक है। तो न्यूनतम अपवर्तनांक लाल रंग के लिए और अधिकतम अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पदार्थ के क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है।
अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है बेटा 1/sin थीटा सी, जहां पर n हमारा है अपवर्तनांक और थीटा सी है हमारा क्रांतिक कोण। तो ये संबंध होता है। क्या क्रांतिक कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है? क्या क्रांतिक कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है? हाँ करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका आंसर है निर्भर करता है। कारण यहां पर थीटा यानी कि क्रांतिक कोण का मान सभी रंगों के लिए अलग अलग होता है। सभी रंगों के लिए क्रांतिक कोण अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और यहां पर सबसे ज्यादा क्रांतिक कोण किसका होता है? लाल रंग का। आंसर भी याद रखना, सबसे ज्यादा क्रांतिक कोण का मान होता है लाल रंग के लिए। सबसे ज्यादा क्रांतिक कोण का मान होता है बेटा लाल रंग के लिए। तो सबसे कम हो गया वोयलेट के लिए यानी बैंगनी रंग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या क्रांतिक कोण का मान प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए। अगला इसी के अंदर तीसरा क्वेश्चन और है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? तो बच्चों लेंस मेकर सूत्र में हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर सूत्र में हमने एक सूत्र पढ़ा था और इस सूत्र की सहायता से हम बताएंगे कि लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। सीधा सीधा ही है। पहला निर्भर करती है पदार्थ के अपवर्तनांक पर। म्यू का मतलब है अपवर्तनांक। पहला निर्भर करती है पदार्थ के अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक चेंज होता है तो बच्चों तरंग दैर्ध्य भी चेंज होता है, इसीलिए दूसरा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर दूसरा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। और तीसरा निर्भर करती है R1 और R2 यानी कि वक्रता त्रिज्याओं पर, लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला पदार्थ के अपवर्तनांक पर, म्यू पर। अपवर्तनांक चेंज होने के साथ साथ तरंग दैर्ध्य भी चेंज होता है, या तरंग दैर्ध्य के चेंज होने पर अपवर्तनांक भी चेंज होता है। तो तरंग दैर्ध्य पर, और तीसरा है वक्रता त्रिज्याओं पर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा, 3 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, लेंस की समता को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। लेंस की समता किसे कहते हैं? किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपने प्रारंभिक पथ से मोड़ देने की क्षमता या विचलन कर देने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। समझो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधी जा रही थी, समांतर इसके मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, और इस लेंस ने इसको मोड़ करके इसका इमेज बना दिया है यहां पर आई पर। तो ये जो विचलन कोण है ना, ये इसकी क्षमता कहलाएगी। अगर किसी लेंस में विचलन कोण अधिक पैदा करने की क्षमता है, अधिक वो जनरेट कर सकती है इस कोण को, तो उसकी क्षमता ज्यादा हो जाएगी, अन्यथा कम हो जाएगी। तो ये लेंस की क्षमता होती है। किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। और इसका मात्रक जो होता है बच्चों, मात्रक तो पता ही होगा, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसका मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। और इसकी जो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर होता है 1/f, और f यहां पे होता है बच्चों मीटर में, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहां पर हमें पूछा गया है कि यदि 2 पतले लेंसों को संयोजन के लिए रखें तो उनके लिए यह सूत्र सत्यापित करके बता दीजिए। ठीक है, अभी करके बता देते हैं सूत्र सत्यापित। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम। यदि हमारे पास 2 लेंस हैं और जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है, और इनके नाम क्रमशः L1 और L2 है, और यहाँ पे इनको रखा गया है एक दूसरे के संयोजन में,
तो हम क्या देखते हैं कि पहले जब हमारे ऑब्जेक्ट से यानी कि बिंब से जब प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित होती है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, और अपवर्तन होने के बाद में वो लेंस L2 पर चली जाती है, और L2 पर जाने के बाद में फिर उसको देखो जाना I डैश पर चाहिए था। I डैश का मतलब अगर हमारे पास लेंस L2 होता ही नहीं, सिर्फ L1 होता तो वो किरण कहाँ पे चली जाती, यहाँ पर चली जाती। लेकिन इस लेंस की वजह से उसमें और क्षमता आ गई है, दो लेंस जब जुड़ेंगे तो क्षमता ज़्यादा हो जाती है, इनकी मोड़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है प्रकाश किरण को, और मोड़ने के बाद में ये और थोड़ी पास में आ गई आई। अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो इसका प्रतिबिंब बनता आई डैश। अगर हमारे पास दूसरा लेंस नहीं होता तो हमारे पास प्रतिबिंब जो बनता वो बनता आई डैश पे। लेकिन दूसरा लेंस जैसे ही हमने संयोजित किया तो इसकी लेंस की जो क्षमता है वो बढ़ गई और इसने प्रकाश किरण को और मोड़ दिया, और मोड़ने का मतलब इसके पास आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो बिंब है वो दूरी है v, और जो पहले जो बिंब बन रहा था अब वो आभासी बिंब हो गया है, वो हो गया है v डैश, और प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं u। तो बच्चों हमारे पास तीन दूरियां हो गई और दो लेंस है, और लेंस सूत्र हम सभी जानते हैं कि 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो दोनों लेंसों के लिए हम लेंस सूत्र लगाएंगे। पहले लेंस के लिए लगाएंगे लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए फोकस दूरी कितनी है f1 और v। लेंस L1 के लिए v कहाँ पे बन रहा था, आई डैश पे बन रहा था, जब ये दूसरा नहीं था तो v डैश, v के लिए क्या लगाएंगे v डैश माइनस उसके लिए बिंब कौन था u, बिंब की दूरी थी u। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक इसी प्रकार लेंस 2 के लिए भी लगा देते हैं, लेंस L2 के लिए। इसकी थ्योरी खुद डालोगे तुम, है ना, थ्योरी बीच में डाल करके। तो L2 के लिए हम क्या लिखेंगे 1/f2, और ये क्या हो जाएगा f2 के लिए दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ पे बना I पे, और वो दूरी क्या है v। तो ये बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी हो गई v माइनस 1/u। तो यहाँ पर u, ये u नहीं है, यहाँ पर जो आभासी प्रतिबिंब जो बन रहा था आई डैश, ये दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। लेंस मेकर सूत्र में भी पढ़ा होगा, यहां पर बनने वाला आभासी प्रतिबिंब हमारे लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा, इसीलिए यहां पर आ जाएगा v डैश। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। पहले और दूसरे समीकरण को यदि हम जोड़ दे तो ये दोनों पद एक तरफ जुड़ जाएंगे, और इधर हम जब जोड़ते हैं तो 1/v डैश 1/v डैश से कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचेगी 1/v माइनस 1/u। तो 1 तथा 2 से अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/f1 प्लस 1/f2। f2 किसके बराबर मिलता है 1/v माइनस 1/u। इसको हम देखो क्या बोल सकते हैं, ये रहा, इसको हम 1/f बोल सकते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जो कि हमारा इससे मैच खाता है ना। तो ये हमने सत्यापित कर दिया है। जब दो लेंसों को संयोजन हम करेंगे तो इनकी फोकस दूरियां जुड़ जाएगी और इनकी क्षमता बढ़ जाएगी। देखो क्षमता बढ़ गई ना, 1/f को क्या बोलते हैं हम, 1/f को p बोलते हैं। तो p बराबर क्या हो गया p1 प्लस p2। इसका मतलब दोनों लेंसों की जो क्षमता है p, जो संयोजन की क्षमता है p, वो दोनों लेंसों की अलग अलग या फिर एक एक की क्षमता p1 और p2 के योग के बराबर हो गई। तो क्षमता बढ़ गई इसकी। फोकस दूरियां 1/f1 और 1/f2 जुड़ते ही इनकी क्षमता बढ़ गई है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। अब देखो जो अब आगे जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो मैंने प्रेडिक्ट किए हैं निबंधात्मक क्वेश्चन की। इस बार 2023 में वो क्वेश्चंस ज्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं अपनी, है ना। यहां तक मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, बाकी वो 3 क्वेश्चंस जो मैंने प्रेडिक्ट किए हैं इस साल के लिए निबंधात्मक 2023 बोर्ड के लिए, वो तुम्हें ध्यान से पढ़ के जाना है। गोलीय दर्पण की परिभाषा देनी है, और बिंब की दूरी को u बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v बोलते हैं। ये u हो गई, ये v हो गई, और फोकस दूरी को क्या बोलते हैं f। तो u, v और f में संबंध निकालना है। फिर है एक वर्णी प्रकाश किरण, कांच का प्रिज्म, कांच के प्रिज्म को पूरा जो डायग्राम हमने बनाया था वो डायग्राम बनाना है। उसके लिए अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण चित्र बनाना है। साथ ही न्यूनतम विचलन के लिए I बराबर a लिख करके न्यूनतम विचलन और अपवर्तनांक के बीच में संबंध व्युत्पन्न करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। पूरा प्रिज्म वाला पूरा जिसमें हमने न्यूनतम विचलन और अपवर्तनांक म्यू के अंदर संबंध निकाला था, ये वाला संबंध।
और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस बार इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, मुझे नहीं लग रही है। तो अपवर्ती दूरदर्शी जिसमें हमारा अभिदृश्यक लेंस नेत्रिका लेंस से बड़ा होगा, अभी अभी देखा था हमने। अपवर्ती दूरदर्शी, इसके लिए बनावट, कार्य प्रणाली, आवर्धन क्षमता के सूत्र, यानी कि m का मान निकालना है, बीटा बटे अल्फा। और ये 3 क्वेश्चंस इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे क्वेश्चंस हमने लगभग सभी समेट लिए हैं। तो बस आप इतनी सी तैयारी कीजिए और चैप्टर के पूरे नंबर ले जाइए। थैंक यू सो मच।